गाइस, कैसे हो सभी। आज अपन पढ़ेंगे पादपों श्वसन यानी प्लांट रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, यानी पादप श्वसन। तो इसमें देखो ये स्टेप है, जैसे क्या पादप सांस लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन, ऑक्सीश्वसन, श्वसनी संतुलन चार्ट, एम्पो वोलिक क्रम और एक सांस बढ़ाओ। पहला इसमें इसमें मतलब ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग को दे रखा है। ठीक है, ओ माय गॉड। और देखो इसमें मेन चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, फालतू चीज़ तो पढ़नी ना। ठीक है, फालतू तुम पढ़ लो, तुम्हारे पास एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इम्पोर्टेंट ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। सही बात है साहब। इस अध्याय में कोशिका में खाद्य पदार्थों को टूटने से निकलने वाली ऊर्जा को एटीपी का संश्लेषण समझा गया है। ठीक है, और कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन आवरण के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा को मुक्त होना श्वास कहलाता है। श्वास। ठीक है, प्राय कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में ऊर्जा मुक्त होती है, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा, यहाँ तक कि कार्बनिक अम्ल विश्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रयोग होते हैं। अब देखो, मैंने आपको परिभाषा बता दी कि श्वास या श्वसन किसे बोलते हैं, जो कि चैप्टर का आधार है। ये रेस्पिरेशन है, श्वसन। ठीक है, समझ में आएगा ना। कार्बन का आबंध है ना, उसमें जो ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का मुक्त होना, ऊर्जा यानी एटीपी के फॉर्म में निकलेगी उसको। बस बाकी ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, पढ़ जरूरत है, इम्पोर्टेंट बता दिया मैंने। अब सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम करें। यानी कि जो सांस के दौरान निर्मित जो कार्बनिक पदार्थ है ना, जो दूसरे अणुओं के संश्लेषण, जो दूसरे अणु बनेंगे तो उनके लिए पूर्वगामी के रूप में काम करें। और क्या पादप सांस लेते हैं? हाँ भाई। कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा ना। ठीक है, इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है, वही तो बात है, हाँ ना के कंडीशन है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हाँ, एक बोल रहा कि हाँ भाई सही है। वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। मेन चीज़ तो देखो यही है। देखो ये है ना, CO2 मुक्त करें, इस कारण पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग ना रहे। अब अपन में तो सब लंग्स वगैरह सारी चीज़ रहे में, फेफड़े वगैरह में सब चीज़ में व्यवस्था है, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, तो गैस को आदान प्रदान आराम से जाए। तो इनमें से सिस्टमेटिक ना है और विकसित भी ना है, तो वो चीज़ है। इस उद्देश्य हेतु रंध्र व बातरंध्र मिलते हैं, यानी रंध्र बातरंध्र जो कि गैसों के विनिमय के लिए, जैसे ईमान का जो पेड़ है, पेड़ पौधा, ठीक है, इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र हैं। तो ये मतलब रंध्र उपरंध्र जो भी है, बातरंध्र, ठीक है, जो गैसीय गैस का आदान प्रदान करें साहब, इसके कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों को प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। ठीक है, पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण है, मतलब पहला कारण का है, पादपों को प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखें। तो गैसीय आदान प्रदान कैसे करना है। दूसरी कंडीशन दूसरा कारण, पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती है। गैसों के आदान प्रदान होने में तो बहुत अधिक मांग ना रहे। ठीक है, और देखो, और इसमें जो तृतीय कारण है, बड़े स्थूल पादपों में गैस अधिक दूरी तक विस्तृत नहीं हो पाती है। ठीक है, पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। ये पत्ती के लिए सत्य कथन जो कि नीट में आ चुका है, मतलब नीट में डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। जैसे उसमें नीट में दे रखा, पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। वह संरचना कौन सी है? तो पत्ती, बस। पैरेन्काइमा कोशिका के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। वायु आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव है। मतलब जो गैसों का आदान प्रदान है ना, वो यही के कारण जाल रूपी संरचना बन रही है पैरेन्काइमा कोशिका द्वारा है वह। और जैसे तनाव सजीव कोशिका छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित है, इनमें भी छिद्र होते हैं। मैंने बताया था ना, यहाँ पर छिद्र, ये यहाँ पर छिद्र है। ठीक है,
वही चीज़ें चद्दर रहे हैं उनको का बात अंदर कहें। ठीक है। अब साहब ग्लूकोज के नियंत्रण संपूर्ण ऑक्सीकरण है, यानी कि अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल के साथ ऊर्जा निकलती है, जिसका सर्वाधिक भाग ऊष्मा के रूप में निकलता है। यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है, इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए है। यानी ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन को ऑक्सीजन तो बनेगा 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस जो कि इम्पोर्टेंट नीट में, मतलब इसमें ऐसा नहीं ग्लाइकोलाइसिस किसको बोलते हैं, ऐसे नहीं, इसमें जब इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा को। अब इसमें थ्योरी पूरी है तो आप पढ़ लेना थ्योरी में, यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे इसके आधार पे जो इसमें दे रखा है ना ये पूरा, तो इसके आधार पे पूरी थ्योरी है बस। अब देखो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो ठीक है, इसमें ATP और ADP की उपस्थिति रह गई। फिर अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। समझ रहे हो। अब इससे बनेगा ट्रायोज फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और एक आपस में कन्वर्ट है सकेंड ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट तो नॉर्मल है, पर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ना, डाई हाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट है जाए। डाई हाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट है ना, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट है जाए। ठीक है। अब बने 2 ट्रायोज फॉस्फेट 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरॉल है ना, फिर उसके बाद 2 ट्रायोज फॉस्फेट तो उस देखो सेम ही, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरॉल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल, फिर 2 into 2 फॉस्फोग्लिसरॉल, फिर 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर पायरुवेट। मेन चीज़ देखो आपको, देखो प्रारंभ में जो कर रहा हो ना ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज कर रहा है, और इसको अंतिम उत्पाद है 2 पायरुवेट। ठीक है। और 10 चरण में संपन्न हो। दो चीज़ तो ये ध्यान तक क्वेश्चन आओ नीट में, 10 चरण में है। और मतलब इसका जो प्रारंभ किस होता है ग्लूकोज से, और अंतिम उत्पाद इसका पायरुवेट एसिड है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आओ कि मतलब ये है ना। ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे कि जैसे ये ट्रायोज फॉस्फेट को ट्रायो फास्फेट जैसे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का, और यह कि ग्लूकोज फॉस्फेट में किस कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम रह है। ठीक है। आइसोमरेज होता है, सॉरी हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी हेक्सोकाइनेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ई नीट में आया हुआ है हेक्सोकाइनेज। और जो ग्लाइकोलाइसिस को देखो या अर्ध सर्कलाइसिस टूटने से है, और ये प्रक्रिया कोशिका एम्बेडियन ऑटोमेयर और पारनास नदी। ठीक है। और इसमें देखो ग्लूकोज आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा पायरुवेट अम्ल, तो वो ये ग्लूकोज तो प्रारंभ करेगा और पायरुवेट अम्ल बनेगा उत्पाद के रूप में। ठीक है। और देखो ग्लाइकोलाइसिस 10 चरण श्रृंखलाबद्ध क्रिया में संपन्न है। वैसा ATP का उपयोग 2 चरणों में होता है। पहले चरण में जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट परिवर्तन है, सही है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दूसरे चरण में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। जैसे यहाँ पे दे रखो ना ATP देखो कितने बार, 1 1 2 3 और 1 4 टाइम यूज है साहब। ठीक है। नेट तो 2 पर आप 2 पर 4 टाइम यूज है, टोटल पूछे तो 4 टाइम, वैसे नेट में 2। पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद, पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है। ठीक है। पायरुवेट का उपापचय भविष्य क्या है, ये कोशिका आवश्यकता निर्भर है। 3 प्रमुख तरीके हैं। विभिन्न कोशिका ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पायरुवेट अम्ल का उपयोग करें। ये लैक्टिक अम्ल किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन, ऑक्सीश्वास, मतलब 3 तरीके हैं, 3 तरीके। जब पायरुवेट अम्ल देखो यहाँ पे पायरुवेट का जो उपापचय भविष्य यानी कोशिका की आवश्यकता पर निर्भर है, यानी कि पायरुवेट का जो उपापचय भविष्य से रिलेटेड, मतलब इसमें 3 कंडीशन है, यानी कि लैक्टिक एसिड, एल्कोहलिक किण्वन, ऑक्सीश्वास। अधिकांश प्रोकैरियोटिक एक कोशिका यूकेरियोट में किण्वन अनॉक्सी परिस्थिति में, अधिकांश तो प्रोकैरियोट में तो नॉर्मल पाया जाएगा अनॉक्सी, परंतु एक कोशिका यूकेरियोट में किण्वन मिलता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O
ये तो क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है, जो ऑक्सीशोषण का सांस करते हैं। अब ऐसा अपना किड़वन अगला। अब अपन किड़वन को पढ़ेंगे। किड़वन को अपन पहले समझेंगे यहाँ में डायग्राम्स वगैरह का, ठीक है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लिसरीन 3 फॉस्फेट NAD और NADPH उपस्थिति पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुविक अम्ल। फिर यहाँ पे 2 कंडीशन प्राप्त होंगी, एक तो पायरुविक एसिड प्राप्त है, हो गया एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पायरुविक अम्ल से बनेगा लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि कुछ अलग तो है ना। किड़वन में यीस्ट और ग्लूकोज का अनॉक्सी परिस्थितियों में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों द्वारा पायरुविक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड पर एथेनॉल, वो पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुविक एसिड प्लस एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सभी लैक्टिक एसिड में परिवर्तित है जाए, एड में लैक्टिक एसिड। किड़वन का जो अंतिम उत्पाद है लैक्टिक एसिड ग्लूकोज से प्रारंभ है। प्राणियों की जो मांसपेशियों में कोशिकाओं में शारीरिक अभ्यास के दौरान जब कोशिका श्वास के लिए अपर्याप्त ऑक्सीजन होती है, जब पायरुविक अम्ल लैक्टिक डिहाइड्रोजन और लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। अपचय कारक NADH पुनः प्रक्रिया में NAD प्लस में ऑक्सीकृत हो जाता है। जूता न महिला जाने तो मलूक ना आए, कौन सी धोरी है मई हो। अच्छा वो तो मैंने वहीं रख दियो, वहीं रखवाओ तो। तो लैक्टिक एल्कोहल किड़वन में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं होती साहब। मतलब लैक्टिक एसिड और एल्कोहल की जो किड़वन है वो है, ठीक है। तो यहाँ सब ऊर्जा मुक्त नहीं होती। ग्लूकोज में 7% से कम ऊर्जा मुक्त है वह। इसकी संपूर्ण ऊर्जा को उपयोग उच्च बंद ऊर्जा ATP के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। और यदि नहीं होता, यदि इसका ATP निर्माण नहीं होता है तो अम्ल व एल्कोहल बनाने वाले प्रक्रिया खतरनाक होगा। ग्लूकोज के कणों के किड़वन के बाद एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनाने के दौरान शुद्ध ATP का संश्लेषण होता है साहब, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उपयोग में आने वाली ATP कुल संख्या घटकर गणना करें तो ATP को कितने ATP संश्लेषण होता है। एल्कोहल की 13% मात्रा या अधिक होती है तो यीस्ट के लिए ये विषाक्त है और मृत्यु भी हो जाएगी साहब। यूकेरियोटिक में वे सभी चरण माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न होते हैं जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीश्वास वह प्रक्रिया जिसके लिए रासायनिक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा निकलती है, ठीक है। अब ऑक्सीश्वास, ऑक्सीश्वास में ऑक्सीश्वास में साहब माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली ऑक्सीश्वास यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन जो होता है ऑक्सीश्वास का मतलब यह है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया परिवहन किया जाता है। ऑक्सीश्वसन की प्रमुख घटना है। ये 2 कंडीशन है साहब। पायरुवेट का चरण बद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ATP का संश्लेषण होता है, ठीक है। सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के आधार संपन्न होती है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में। इम्पोर्टेंट अब हाई नीट में आ चुका है मल्टीपल बार, ठीक है। पहली प्रक्रिया आधात्री में है, ठीक है। दूसरी है वैसा माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में। देखो मैं खुद बता देता हूँ कौन सा नीट में आ चुका है नहीं आ चुका है, बाकी मैं सिंपल नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ ना, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। पर ये उसमें भी इम्पोर्टेंट जो होगा ना मैं खुद आगे से बता दूँगा, ठीक है।
पायरुविक डिहाइड्रोजनेज अभिक्रिया में कई सहएंजाइम जैसे NAD+ और ये सहएंजाइम। अब देखो ये रिएक्शन पायरुविक अम्ल कोएंजाइम प्लस NAD से प्राप्त हो रहा है। एसिटाइल CoA प्लस CO2 प्लस NADH इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के अभाव जो NADH के 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से निर्मित होता है। एसिटाइल कोएंजाइम चक्रीय ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल TCA प्रवेश करते हैं, जैसे साधारण वैज्ञानिक हेंज क्रैब की खोज के कारण क्रैब चक्र नाम दिया गया है साहब, ठीक है। अब TC यानी क्रैब्स चक्र। अब पहले अपन इस डायग्राम से समझेंगे। पहले पायरुवेट है, पायरुवेट से बना एसिटाइल कोएंजाइम, जो कि ऐसे डायरेक्ट पूछेगा ना कि भाई TCA जो चक्र है अपना कार्बोक्सिलिक जो चक्र है, तो इसमें मतलब पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ये दोनों तो लिखने ही ना है, इनसे शुरुआत नहीं होती है। शुरुआत होती है ऑक्जेलो एसिड से OAA, इससे शुरुआत होती है इसकी रियलिटी। तो बाकी ऐसा लग रहा होगा यार इसमें दिखा रखा, पर भाई ये इसमें नहीं है। ये ग्लाइकोलाइसिस वाले जो पहले जो वन प्रोसेस उनकी चीज़ें हैं, ठीक है। पायरुविक एसिड जो मामला है, तो बाकी पायरुविक एसिड है तो मतलब एसिटाइल को तो यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये ऑक्जेलो एसिटिक से आपको प्रारंभ मानना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि TCA चक्र का प्रारंभ इससे होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, ठीक है। इसके बाद बना सिट्रिक अम्ल, फिर अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल, फिर सब सक्सिनिक अम्ल, फिर मैलिक अम्ल, फिर फ्यूमेरिक बनता है। फिर फ्यूमेरिक भी बनता है पर इसमें बता नहीं रखा, तो मैलिक के याद रखना है। फिर ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये सिट्रिक अम्ल चक्र है अपना, ठीक है ना। इसमें दे रखी सारी चीज़ें, कोई दिक्कत ना। अब देखो इसमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे GDP यानी वन टाइम बने, FAD भी वन टाइम बनती है, NADH 3 टाइम बने, ठीक है। 3 टाइम बने ये सब NADH2। GDP बने वन टाइम, FADH2 वन टाइम। सक्सिनिक से सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान GTP एक अणु का निर्माण होता है। इसे क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। ये पायरुविक अम्ल का 4NAD+ 1 FAD, 4NAD+, एक FAD, 2H2, एक ADP और PI माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिएक्शन करेंगे। 3CO2, 4NADH+, 4H+, 1 FADH2, 1 ATP प्राप्त होगी, ठीक है। TCA चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से CO2 निकलती है। NADH के 8 अणु, FADH के 2 अणु, 2 ATP अणु का निर्माण होता है। तो मैंने क्या बोला आपको, देखो TCA चक्र में ग्लूकोज विखंडन होगा ना, तो CO2 निकला, तो NADH के 8 अणु यानी कि 4 के फॉर्मेशन में, 4 के फॉर्मेशन है। NAD और NADH2 है ना, दोनों को लगाएंगे तो 4 है। दोनों कंबाइन कर देंगे तो 8 आ जाएंगे, वैसे अलग अलग कर देंगे। NAD के 4 है, NADH के 4 तो 8 है। FADH के 2 अणु, FADH2 के 2 अणु, तो FADH2 के ये 2 अणु है, ये वैसे 2 अणु है, दोनों कंबाइंड वैसे एक है, ठीक है। समझ में आ गया। और 2 ATP बोल रहा है ना, एक तो ये GDP और GTP, ये समझ में आ गया बाबू, ठीक है। अब पढ़ेंगे साहब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण। ये तो देखो मेन चीज माइटोकॉन्ड्रिया भीतरी झिल्ली पर संपन्न है भाई, ठीक है। और बाकी थ्योरी वगैरह था, खुद से पढ़ना, मैं इसको समझा रहा हूँ। देखो अंतर झिल्ली अवकाश है, फिर आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आधात्रीय NADH+, NAD, FMN, FES, फिर UQH, साइटोक्रोम B, फिर FES, साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C, फिर PQH, फिर UQ। मतलब देखो इसके जो स्टेप है ना, मैं आपको बताऊँ, बस समझ में नहीं आएगा यार ये चीज़ें। हम देखो ये थोड़ा चैप्टर अटपटोस हो गया हम, ठीक है।
फर्स्ट स्टेप होगा इन कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट में NADH डिहाइड्रोजनेज है मेन चीज़, क्योंकि देखो इनसे ना एक क्वेश्चन ना आवे, सीधी बात ये है, यहाँ पे क्वेश्चन ना है, छोड़ो ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखो, जो कि नीट में आ चुका है मल्टीपल बार। NADH डिहाइड्रोजनेज फर्स्ट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड दे रखा है, देखो इसमें थर्ड, सेकंड नहीं देखो थर्ड है, जो कि साइटोक्रोम BC1 BC, देखो कैसे याद रखना है, BC थर्ड है, थर्ड में देखो थर्ड में 3 अंक हैं, तो BC1 में 3, एक B एक C एक 1, तो याद है वो ना, कॉम्प्लेक्स थर्ड, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड रखना हुआ मैं, फर्स्ट के बाद में थर्ड आवे ना कि सेकंड, फिर उसके बाद सेकंड आता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, फिर उसके बाद में सक्सिनिक और फ्यूमेरेट, और फिर लास्ट में आता है अपना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 है ना, कॉम्प्लेक्स 4 है जो अपना इसमें ए ATP प्लस PI इनका फॉर्मेशन है वह, तो ये चीज़ ध्यान रखनी, फर्स्ट में NADH का डिहाइड्रोजन है, ये चीज़ ध्यान रखनी ठीक है। और सेकंड नंबर पे वो कॉम्प्लेक्स थर्ड जो कि साइटोक्रोम BC1 है, थर्ड पे वो कॉम्प्लेक्स सेकंड सक्सिनिक डिहाइड्रोजन है, फिर उसके बाद में अपना कॉम्प्लेक्स 4 में एनिमाइड ठीक है, ATP फॉर्मेशन होगा लास्ट में, और ऑक्सीजन को अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में भी माना जाता है ठीक है। इसमें देखो रुको रुको, ये दे रखा ठीक है डायग्राम, ये बाह्य सतह हो गई, और ये अंदर की आंतरिक सतह, ये वाली मतलब ये पार्ट आंतरिक सतह हो गई, ये बाह्य सतह ठीक है। ये 2H प्लस, और यहाँ पे देखो F0 ना ही F1 हो गया, और ना F0 होगा ठीक है, यानी कि बाह्य सतह पर F1 और अंदर रहेगी F0, ATP और PI PI ADP प्लस PI बने हुए हैं, ADP PI तो ATP खींचा जाएगा ठीक है। देखो इसमें देखो कॉम्प्लेक्स जो 4 है ना ATP सिंथेसिस के लिए है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, श्वसनीय संतुलन चार्ट है। संतुलित संतुलन चार्ट में साहब ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बन बार प्राप्त शुद्ध ATP गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता में यह सतह पे अभ्यास ही रहेगा, यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर ही की जा सकती है। फर्स्ट है क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पाथ, जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, एक क्रियाधार से सब दूसरे क्रियाधार का निर्माण है वहाँ में, ग्लाइकोलाइसिस से शुरू है वो, पता ही है आपको ग्लाइकोलाइसिस शुरू है, फिर उसके बाद में अपना TCA चक्र आवे, फिर उसके बाद में ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, वो कौन सा चक्कर है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला ठीक है। फर्स्ट में ग्लाइकोलाइसिस, दूसरे में TCA या फिर सिट्रिक चक्र या फिर क्रेब्स चक्र बोल सकते हैं, और थर्ड जो आता है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला ठीक है। तो ये वही चीज़ बोल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से शुरू होकर TCA चक्र तथा ETS के बाद आती है ठीक है। तो वही चीज़ है, ग्लाइकोलाइसिस फिर TCA फिर ETS, ध्यान रखने 3 चक्र हैं ठीक है। या में ग्लूकोज से स्टार्टिंग है पायरुविक एसिड बनेगा, या में ग्लूकोज से स्टार्टिंग है ठीक है, मैलिक एसिड पे ख़त्म है वो ठीक है। और ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP जो सिंथेज बनेगा वहाँ में लास्ट वाला, और ये NADH डिहाइड्रोजन से शुरुआत होगा, ग्लाइकोलाइसिस से NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहाँ उसका फॉस्फोरीकरण होता है, पत्र का कोई मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण में उपयोग नहीं होता है। और ये इंपॉर्टेंट, शोषण में केवल ग्लूकोज याद रखना का उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक आधार पत्र के किसी मध्यवर्ती में प्रवेश नहीं करता। नीट PYQ, तो मेन चीज़ है कि शोषण में नीट में मतलब नीट बहुत बार आ चुका है कि शोषण हेतु कौन सा क्रियाधार
का मध्यवर्ती चरणों में उपयोग किया जाता है ग्लूकोज को। अब ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु में एटीपी के 38 एटीपी अणु बने साहब। ठीक है, इम्पोर्टेंट नीट में भी आ चुका है। जो ये अपनी प्रक्रिया है ना, कौन सी ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में 38 एटीपी बने। अब हम कार्बन ऑक्सीजन की तुलना करें, कार्बन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होगा जबकि ऑक्सीजन में पूर्ण विघटन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल भी बने हैं। अब साहब कार्बन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल में एटीपी के शुद्ध 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बन में NADH का NAD प्लस में, जबकि ऑक्सीजन में यह क्रिया तीव्र होती है। अब एम्फीपॉल पाथवे, ठीक है। एम्फीपॉलिक पाथवे ना मेन चीज में 2 चीज ध्यान रखनी है आपको। एम्फीबॉलिक किसको बोलते हैं? एम्फी यानी कि उभयधर्मी, ठीक है। तो बॉलिक, एम्फीबॉलिक और पाथ है ना, तो एक उभयधर्मी पाथ है एक तरीके से, यानी अपचय। अपचय तो एक सिंगल वर्ड हो गया, परंतु उपचय, जैसे आपने रेडॉक्स रिएक्शन ना पढ़ी क्या, ऑक्सीकार अपचय, वो वाला सिस्टम है। अपचय उपचय दोनों को कंबाइंड रूप से एम्फीबॉलिक या उभयधर्मी मार्ग हिंदी में और इंग्लिश में एम्फीबॉलिक पाथ, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। साहब वसा अम्ल का जो वसा अम्ल है, वसा अम्ल जो कन्वर्ट होगी वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में, वसा अम्ल व ग्लिसरॉल, तो ये कन्वर्ट होगी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फिर कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज, ये तो वही ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रक्रिया पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, मतलब पूरी ये रिएक्शन है कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? ग्लूकोज ही होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो वही इसमें लास्ट में पायरुविक अम्ल बना। पायरुविक अम्ल एसिटाइल को एंजाइम, उसमें दिखा नहीं रखा क्या एसिटाइल को एंजाइम, तो फिर OAA ऑक्सलो एसिड थे TCA चक्कर प्रारंभ ना है मैं पायरुवेट एसिड दे रखा है, पायरुविक या पायरुवेट एसिड, फिर एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट कर रखा, फिर मैं OAA तो स्टार्टिंग है रही है। तो ये चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पायरुवेट एसिड है, तो एसिटाइल को एंजाइम, तो फिर स्टार्टिंग आई दे रही ऑक्सलो एसिड, तो समझ में आ गई, ठीक है। पायरुविक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम। और देखो यहाँ देखो क्रेब्स चक्र की शुरुआत, क्रेब्स चक्र की फिर इनसे शुरुआत ना, ये एंट्री लिंग है भाई क्रेब्स चक्र में, समझ में आ गई। यहाँ जो शुरुआत है रही ऑक्सलो एसिड दे रही है, मैलिक एसिड पे खत्म है रहा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं, ठीक है जी। वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्ल में विघटित होता है। बसीय अम्ल श्वास के उपयोग में आते हैं, पहले एसिटाइल से एंजाइम बनकर पाथ में प्रवेश करते हैं। ग्लिसरेल पहले PGAL में परिवर्तित होकर श्वसन पाथ में प्रवेश करते हैं। पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल क्रियाधार के रूप में उपयोग आते हैं। श्वसनीय पथ में उपयोग में आने से एसिटाइल को एंजाइम विघटित हो जाता है। जब जीवधारियों को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है तो श्वसनीय पथ एसिटाइल को एंजाइम अलग हो जाता है, इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण विखंडन के दौरान श्वसन पथ का उपयोग होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में विखंडन के दौरान भी ये होता है, ठीक है। श्वसनीय पथ यानी एम्फीबॉलिक पथ कहना इसको उचित है। मैंने बोला ना एम्फीबॉलिक पथ क्यों कहना उचित है? अपचय तथा उपचय, अपचय तथा उपचय, अपचय तथा उपचय दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब श्वास गुणांक, श्वास गुणांक देखो ये सूत्र है, यानी कि मुक्त हुई CO2 का आयतन बटे उपयोग में हुई लाई गई O2 का आयतन। अब देखो ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का दे रखा है इसमें, ग्लूकोज का 1 है। जैसे अब जैसे साहब ये क्या बोल रहा है? मुक्त हुई CO2 का आयतन, मुक्त हुई CO2 यानी 6 CO2 मुक्त हुई इस रिएक्शन में। देखो पहले मुक्त कितनी हुई? 6 CO2, और इसमें बोला उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितनी है? 6, तो 6/6 है, तो 1 आ जाएगा। ग्लूकोज 1 प्राप्त है ऑक्सीजन गुणांक। ऐसे बसीय अम्ल को 0.7 प्राप्त है, क्योंकि देखो मुक्त हुई तो 102 है, प्राप्त हुई कितनी है? 145, 0.7 प्राप्त है। ऐसे ही
बसियम रहेगा और बाको प्रोटीन को साहब प्रोटीन के रिसोर्सन बढ़ा के 0.9 और ये चीज़ ध्यान रखनी। अगर इसमें मैंने शॉर्ट मता रखा है ग्लूकोज के लिए एक है, ऐसे क्रम भी आ सके सबसे ज़्यादा तो स्कोर है ग्लूकोज को, उसके बाद में प्रोटीन, फिर उसके बाद में बसियम। बस ज़्यादातर देखें इसे ज़्यादातर डीप भी चलेगा तो कार्बनिक अम्ल को रह है, उसके बाद ग्लूकोज को, मतलब एक तो ज़्यादा रहे कार्बनिक अम्ल को। पर वैसे कॉमन सेंस के हिसाब से पूछना चाहिए उसको, ग्लूकोज का सबसे ज़्यादा एक, फिर उसके बाद में 0.9 प्रोटीन, फिर उसके बाद में 0.7। ठीक है, चलो ये चैप्टर आपको ख़त्म होता है। इसकी डिटेल PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। PCB के नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। NCERT हाईलाइट इन ऑर्गेनिक और बायोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर।